हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। एक काम करना, जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम का आईडी है Shravan20,000, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, जाके फॉलो कर लेना। और इसका फोटो जो है ना, इसका फोटो ये पेज, ये पेज, ये पेज, ये पेज, ये पेज, ठीक है, सब पढ़ाने वाला हूं। तो इनका फोटो अगर चाहते हो तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैं आपको Shravan20,000 जो इंस्टाग्राम आईडी इस पर अपलोड कर दूंगा, तो जाके जल्दी से फॉलो कर लो। आपको 1000 करना होगा, अभी 800 है और 200 जल्दी से आप लोग बढ़ा दो। 800 है, 200 बढ़ा दो, 1000 हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फोटो लेना है, इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो कर दो। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो आप लोग तो जानते होंगे, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बताता हूं। देखो, लिखा हुआ है गहन खेती, या है अधिक सिंचाई, या वन उन्मूलन, या फिर पशुचालन। तो भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण है ज्यादा सिंचाई। अगर आप ज्यादा सिंचाई करोगे तो जो उसमें भूमि है ना, वो मिट्टी है, वो बह जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा अधिक सिंचाई। क्या होगा? अधिक सिंचाई, ठीक है। याद रखना, छोटा छोटा क्वेश्चन है तो आपको याद रखना पड़ेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में यही हिट करने वाला है। दूसरा, कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो जो कपास की खेती हो स्टूडेंट, वो उसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी, या लाल मिट्टी। तो आपको पता होगा का से कपास, का से काली मिट्टी। ये क्वेश्चन मैं एक बार और बता चुका हूं, इसलिए याद होगा आप लोगों को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आपको लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। देख सकते हो मैंने इसे लिखा है, अच्छे से समझा है, आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। तो इतना तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है? देखो, चिपको आंदोलन आपको पता होना चाहिए, मृदा संरक्षण, या खा जल संरक्षण, या गा वायु संरक्षण, या कोई नहीं। चिपको आंदोलन जो है ना, जैसे पेड़ पौधे काटे जाते थे तो उसको रोका जाता था। कैसे? उसमें आदमी चिपक जाते थे कि इसे मत काटो। अर्थात ये जो है ना किससे संबंधित है? सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में दे देता हूं, ठीक है। इसे आप कर लेना वन। क्या कर लेना? वन संरक्षण, क्योंकि ये वन जो होते हैं वही तो रिलेटेड हैं जंगल से, पेड़ पौधों से। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वन संरक्षण, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा। देखो, अगला क्वेश्चन है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? आपको बताना है जो सलाल बांध है ना, वो किस नदी पर बना है। तो किस नदी पर बना है? महानदी, या खा है चिनाव, या गा है सतलुज, या घा है गंगा। तो आपको बताना है ये जो आपका सलाल बांध है ये किस नदी पर स्थित है। तो सबको पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आई होप मैंने पहले भी पढ़ा दिया। जो चैनल से जुड़े होंगे उनको पता होगा, चिनाव बांध, ठीक है, चिनाव नदी, ठीक है। देख लो, अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, इनमें सॉरी पांचवा है, ठीक है, अब इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो, इनमें से कौन सी रबी फसल है? इनमें से कौन सी रबी फसल है? देखो, आपके लिखा हुआ है इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो इसमें जो आपका रबी फसल है स्टूडेंट, वो है चना, अर्थात काला चना। ये जो आपका चना है या काला चना जो लिखा हुआ है, यही आपका क्या है? रबी फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? जौ है, या जूट है, या कपास है, या रबड़ है, ठीक है। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सी खरीफ फसल है। तो आपके पास ऑप्शन है, देखो आपके पास ऑप्शन है जौ या कपास। देखो आपके पास ऑप्शन है जौ या कपास, या जूट, या फिर आपके पास है रबड़।
तो कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से जो आपका है वो है कपास। अगर धान दिया होता धान, तो वो भी एक क्या है, खरीफ फसल है धान, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। और इसमें स्टूडेंट जो थोड़ा सा आप लोग उनकी, हाँ ठीक है। तो कपास आपका है जो ना, वो क्या है, खरीफ फसल है, ठीक है। खा और गा, ठीक है। कपास आपका खरीफ फसल है। इसको आपको स्टूडेंट चना कर देना है, क्योंकि जूट भी एक खरीफ फसल है, ठीक है। तो चना कर दिया इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन छठवां, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, आप देख सकते हो। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, काफी इंपॉर्टेंट है। कोयला के लिए या तांबा के लिए, या गा, तांबा को आप हटा सकते हो, सोना कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, ठीक है। लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, हमारी भी तैयारी चल रही है, ठीक है। या घा, लोहा के लिए। तो आप लोग देख सकते हो झरिया जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो स्टूडेंट याद रखना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोयला के लिए, ठीक है। कोयला के लिए जो झरिया है वो प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। देखो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन निर्यातक, किसका निर्यातक भारत नहीं है। जैसे आप लोगों के पास ऑप्शन है का, खरीफ, सॉरी, काफी, खा, उर्वरक, गा, तंबाकू, घा, चाय। अब आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाना, बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आपके पास 10 सेकंड का ऑप्शन देता हूं, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी पढ़ा दिया। 10 सेकंड। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताता हूं, इसका जो सही आंसर होगा वो है उर्वरक। उर्वरक जो है ना, इसका भारत निर्यातक नहीं है। बेल्जियम की राजधानी क्या है, जो बेल्जियम है इसकी राजधानी क्या है, बेल्जियम की राजधानी क्या है। यहां आप लोग देखो, ब्रसेल्स, या फिर खा है ब्राजील, या गा है बैंकॉक, या फिर न्यूयॉर्क। तो आप याद रखना, जो बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 तक आपको समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसका फोटो चाहिए तो आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पे, फॉलो करो। इंस्टाग्राम आईडी 20,000, 1000 जल्दी से करो, 800 है, ठीक है। तो जल्दी से फॉलो कर लो और उसे आपको स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है, ठीक है। अगला, वर्तमान, जो वर्तमान इस समय प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो वर्तमान इस समय प्रेजेंट टाइम में जो भारत है, भारतीय संघ प्रणाली है, उसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। का 9, खा 7, गा 10, या फिर घा 8, ठीक है। तो अब आप लोग इसका आंसर बताइए, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड है, और आपके बोर्ड एग्जाम से भी रिलेटेड है, और सामाजिक विज्ञान से भी रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर जान लो, ये है 8, यानी कि 8 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 10, देखो प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। संघीय राज्य पूछ रहा है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो अब आप लोगों के पास कई सारे ऑप्शन हैं, आप लोग ऑप्शन देखो फिर हमें बताओ, ठीक है। देखो 27, या फिर खा 28, या फिर गा 29, या फिर 30, ठीक है 30। तो अब आपको सही आंसर बताना है, सभी स्टूडेंट इसे जानते हैं, इसका सही आंसर होगा 28, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 28, ठीक है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, जो नेपाल है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, या लोकतंत्र की स्थापना हुई। ऑप्शन आपके पास है का 2005 में, खा 2006 में, या गा 2008 में, या घा 2015 में।
अब ऑप्शन आप लोग देखो, थोड़ा गेस कीजिए कि आपका कौन सा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसे जरूर गेस कीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट। तो इसका सही आंसर है 2008, ठीक है, 2008 में, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, 2008, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। ये आपको सबको पता होगा क्योंकि ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और ये सब कुछ स्टूडेंट याद भी रखते हैं, ठीक है। थोड़ा जनरल नॉलेज भी याद कर लिया करो क्योंकि वो सामाजिक विज्ञान से थोड़ा रिलेटेड है। हिस्ट्री जो है आपका, जियोग्राफी है, या फिर आप लोग देख सकते हो इकोनॉमिक्स है, इन सब से थोड़ा रिलेटेड होता है, ठीक है। जो जनरल नॉलेज होता है थोड़ा पढ़ लिया करो, 1 घंटा सुबह, ठीक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो मानव का अधिकार है वो दिवस कब मनाया जाता है? देखो कौन सा दिन होता है? का 10 दिसंबर, खा 5 दिसंबर, गा 15 अगस्त या घा 14 नवंबर। अब स्टूडेंट देखो, ना ही 15 अगस्त को मनाया जाता है, ना ही 14 नवंबर को, और ना ही 5 दिसंबर को, अब 5 सितंबर को। अब आपका मनाया कब जाता है? तो उसका एकदम करेक्ट आंसर जो है ना वो है 10 दिसंबर। दिख नहीं रहा है, ठीक है, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखो लिखा हुआ है निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय, ये बताना है, ठीक है। का हरियाणा, खा बिहार, गा राजस्थान, घा मेघालय। अब आपको थोड़ा गेस करना है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा अगर माइंड लगाते हो तो समझ जाओगे। देखो लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, आपके हिस्ट्री में निकालने को देता है प्रति व्यक्ति आय, जैसे निकाला रहता है, बुक में देखे होंगे, मैंने देखा है, निकालता है, तो वो आपको नहीं समझना। यहाँ सबसे अधिक जो है वो हरियाणा है, ठीक है, थोड़ा याद रखना बस। अगला नंबर क्वेश्चन 14, देखो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो जल्दी से। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट योजना चलाई गई? प्रश्न को दोबारा पढ़ो, ना समझ में आया प्रश्न को दोबारा पढ़ो। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट योजना चलाई गई? ऑप्शन है 2008 में, 2010 में, 2005 में या 2000 में, ठीक है। अब यहां आपको समझना है कि इतने ऑप्शन है, लगता है चारों सही है, ठीक है, चारों सही है। तो यहां आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, थोड़ा याद रखना, सन आप लोग भूल जाते होंगे क्योंकि सन में बहुत ज्यादा हार्ड होता है। सोचो ऐसे ही 2005 में फिर पता नहीं क्या चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, तो इसी दिन ये भी हुआ था, यानी कि 2005 में। तो ऐसे में सन नहीं याद होता, लेकिन अगर आप लोग लिख कर याद करते हो तो याद हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, न्यूयॉर्क में या जिनेवा में या ऑस्ट्रेलिया में या पंजाब में। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से जो करेक्ट हो वो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसका सही आंसर है जिनेवा में, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। पहला प्रश्न नंबर फर्स्ट पे आप लोग फोकस कीजिए, मैंने हाईलाइट कर दिया है, आपका ध्यान उसी पर गया होगा, ठीक है। तो यहां आप लोग प्रश्न नंबर फर्स्ट देखिए, इसे अभी आप लोग भूल जाइए, ठीक है, इस चीज को, ठीक है। देखो लिखा हुआ है भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है। अब भारत में सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है ये तो आपको पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब नहीं पता हो तो आप जान जाओ क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंडिया है ना, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है, या फिर लिख दो भारत में, ये हटा दो, इतना पॉइंट हटा दो क्योंकि ऐसे में अच्छा नहीं लगता। भारत में जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है, अच्छा लगता है ना। भारत में जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है, अब अच्छा है, ठीक है। तो भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है वो अधिक पाई जाती है,
क्यों? क्योंकि इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। तो बहुत सारी नदी हैं भारत में, ठीक है, बहुत सारे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ये सब बहुत सारी नदियां हैं। तो इसी के अवसाद, जो अवसाद होते हैं उसी के द्वारा इनका निर्माण होता है और यह बहुत उपजाऊ भी होती है। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है स्टूडेंट ना, ये बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है और इसका निर्माण जो है ना नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है और यह बहुत उपजाऊ है, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न नंबर फर्स्ट में समझना है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो लेना होगा तो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, जा सकते हो। तो यहां आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया। लिखा हुआ है भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अगर इतना पूछेगा तो आपको सीधा बता देना है भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। थोड़ा सा और जुड़ गया, इसका निर्माण किस प्रकार होता है तो ये भी मैंने बता दिया। अगला, पवन अपर्दन किसे कहते हैं? पवन अपर्दन, पवन अपर्दन किसे कहते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो जो पवन होता है ना, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। जो पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को, जो मिट्टी होती है, उसे उड़ा ले जाने की प्रक्रिया। कभी कभी हवा चलता है, आंधी आते हैं तो बहुत सारे मिट्टी उड़ते हैं, कंकड़ उड़ते हैं, ठीक है। तो यही है कि मतलब जब हवा चलती है तो जो मृदा होती है, मिट्टी होते हैं, वो उड़ते हैं। अब वो पृथ्वी से पता नहीं कहां जाते हैं, तो वहां मृदा का क्षय हो जाता है, अर्थात कमी हो जाती है। तो मृदा का क्षय होना अर्थात कमी होना ही आपका पवन अपर्दन कहलाता है। यहाँ कहने का यही अर्थ है, पवन द्वारा चाहे मैदान हो अथवा ढालू क्षेत्र हो में मृदा जो है, मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया, उड़ा ले जाने की प्रक्रिया ही पवन अपर्दन कहलाता है। इजी है ना। चलो फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वनों की कटाई के दो परोक्ष प्रभाव बताइए। जो वन होते हैं उनकी कटाई के दो परोक्ष प्रभाव बताने। तो आपको पता होगा वन की कटाई अगर की जाती है तो बाढ़ आ सकते हैं, क्योंकि जब आपके पेड़ पौधे कई सारे लगे होते हैं, ऐसे मतलब पूरा जंगल होता है, तो वहां क्या होता है, अगर पानी आता है तो वो बहुत रोकता है, ठीक है, रोकता है और पेड़ पौधे पानी को सोखते भी हैं, ठीक है। तो इससे पानी ज्यादा नहीं हो सकता, बाढ़ नहीं आ सकता। और अगर आप उसे नष्ट कर दिए, ठीक है, काट दिए, तो वहां पेड़ की कमी हो गई, और पेड़ की कमी हो गई तो उसको कोई सोखने वाला नहीं है, ना रोकने वाला है, ठीक है। तो वो आ सकता है बाढ़। सूखा पड़ सकता है, सूखा भी पड़ सकता है, ठीक है, दोनों घाटा हो सकते हैं, सूखा भी पड़ सकता है, बाढ़ भी आ सकता है। मतलब अगर सूखा पड़ेगा तो बाढ़ कैसे आएगा, बाढ़ आएगा तो सूखा कैसे पड़ेगा, ये नहीं है। कभी सूखा किसी समय पड़ सकता है और किसी समय बाढ़ आ सकता है, ठीक है, दोनों अलग अलग समय में, ये नहीं कि एक साथ कैसे हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 देखो, लिखा हुआ है भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं। भारत के महत्वपूर्ण जो रोपण फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो भारत में जो चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है, ये सब आपके रोपण फसलें हैं। क्या है? रोपण फसलें, ठीक है, रोपण फसलें हैं। समझ में आया ना, रोपण फसलें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नोट कर लो इन सबको, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। तो यहां आपको रोपण फसलें समझ में आई यहां, ठीक है। भारत में जो चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है, ये सब रोपण फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंचार, जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं। जनसंचार मतलब लोगों को संचार के द्वारा जो न्यूज दी जाती है, जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं। तो जनसंचार के साधन में रेडियो है, दूरदर्शन है, डाक तार है और सबसे बड़ा इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट। ये सब जन संचार के साधन हैं, जन संचार के साधन हैं, ठीक है, याद हो गया। अगला क्वेश्चन, विश्व के दो संघात्मक राज्यों के नाम बताइए। तो आपके सामने दो राज्य लिखे हुए हैं, देश है या राज्य, थोड़ा चेक कर लें फिर बताते हैं।
ठीक है, राज्य है। ठीक है, तो राज्य का नाम क्या होगा? भारत है और अमेरिका है। ठीक है, भारत है और अमेरिका है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार बताइए। जो भारत है उसमें सामाजिक विभाजन हुआ तो उसका आधार क्या है, क्यों हुआ, उसका आधार बताइए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, तब तक आप लोग थोड़ा सा पढ़ लो, मैं दिखा दिया हूं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, ध्यान से देखिए, धार्मिक आधार पर सांस्कृतिक विभिन्नताएं भारत में सामाजिक विभाजन का आधार हैं। जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं यही भारत में सामाजिक आधार हैं। ठीक है, भारत विभाजन का सामाजिक आधार है। ठीक है, अगला, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानना है तो उससे क्या हानि होगी? अगर जो सत्तारूढ़ दल है धर्म को शासन का अधिकार मानता है तो उससे क्या हानि होगा? नंबर फर्स्ट, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। जो सांप्रदायिक राजनीति है उसे बढ़ावा मिलेगा और यहाँ बहुसंख्यकवाद तथा अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा। जो बहुसंख्यकवाद हैं और अल्पसंख्यकवाद हैं इनको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखो, अब और एक दो क्वेश्चन कर लें फिर हम लोग खत्म करते हैं। देखो, यहां आपके सामने है प्रश्न नंबर 9। ठीक है, 10 कर लेते हैं, 8 है और 10 कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखो, प्रश्न नंबर 9 समझना, ये मैं नीले पेन से लिख देता हूं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, धन से नहीं खरीदी जा सकने वाली किन्हीं दो वस्तु के नाम लिखिए। यहां लिखा है धन से ना खरीदी जा सकने वाली किन्हीं दो वस्तुओं का नाम लिखिए। यहां आपको ध्यान से देखना होगा। ये कुछ प्रश्न है इस टाइप से, और प्रश्न आपको समझ में आ गए। इसको मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, वैसे दिखा देता हूं। देखो, इसका आंसर आप लोग समझ लो। ठीक है, फिर मैं आगे एक क्वेश्चन और दूंगा, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर अच्छा रहेगा। ठीक है, पहला आप लोग समझ लो। पहला का है इसमें शांति। शांति को धन से नहीं खरीदा जा सकता। शांति, जैसे शांति आपको चाहिए तो अपने मन को शांत करोगे तब शांति मिलेगी, धन से नहीं खरीदा जा सकता। नंबर 2, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ओ सही है, स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है ना, ये धन से नहीं खरीदी जा सकती, स्वतंत्रता और शांति। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा है कि उदारीकरण क्या है, या फिर हाँ, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण क्या है? यहां ये प्रश्न है स्टूडेंट, इससे मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं। ठीक है, उदारीकरण क्या है तो इसे आपको बताना है। वैसे तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप जानते हो तो अच्छी बात है। देखो, आपको मैं बता देता हूं, जो सरकार है ना, सरकार द्वारा जो निजी क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र, ठीक है, इसे निजी लिखा हुआ है। ठीक है, निजी क्षेत्रों पर, जो निजी क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्रों पर से अवरोध, जो अवरोध होते हैं, जो रास्ते में अवरोध आते हैं, जैसे ठीक है, अवरोधो अथवा प्रतिबंधो, जो प्रतिबंध आते हैं, जैसे कहीं ये शासन है, कहीं वो शासन है। ठीक है,
तो अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है हमारा टॉप 10 सब्जेक्टिव और उधर आपका 15 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। काफी अच्छा लगा होगा आई होप वीडियो, क्योंकि बहुत ही अच्छे से बनाया गया है इस वीडियो को, ठीक है। तो अब इतना आप लोगों को तैयार करने के बाद एक काम करना क्या है, एक वीडियो को लाइक करना है अपने, ठीक है, अपने को, और वीडियो को शेयर करना है, कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। अब चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर इसका आप लोगों को फोटो चाहिए, फोटो जिसे कहते हो फोटो, इन सब का क्वेश्चन का, ये जो मैंने पढ़ाया है जितना, तो आप लोग जाइए और एक छोटा सा काम कीजिए, क्या, जो मैंने बताया है ID श्रवण 20,000, जाओ इसे फॉलो करो, इंस्टाग्राम ID है, उसी पर ये फोटो आपको मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टा ID है, तो जाओ ये फॉलो करो, उसी पर ये फोटो आपको मिल जाएगा। और ये जो फोटो उसका स्क्रीनशॉट लेना और अपने मोबाइल में सेव कर लेना, ठीक है, बस इतना करना है। तो ये जाओ फॉलो करो, 800 है, इसे आपको 1000 करना है आज ही, तो जल्दी से जाओ फॉलो करो। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।